दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। और दोस्तों आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर चैप्टर का नाम है फसलों की खेती। और दोस्तों यह है आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर 9 नंबर का पूछा जा रहा है। सोचिए आप 9 नंबर का आपका पूछा जा रहा है तो बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा दोस्तों ये। यानी 5 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाएगा तथा 2 नंबर के 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। दोस्तों वैसे इस वीडियो में सिर्फ धान की खेती लेकर आया हूँ। धान की खेती आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊँगा। अगर आपने धान की खेती को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसमें और 4 फसलें और हैं, मूंग की, उड़द की, अरहर और सोयाबीन। ये 4 फसलें और हैं। अगर आपने धान को अच्छी प्रकार से समझा और अच्छी प्रकार से पढ़ा, पूरा वीडियो एंड तक देखा, तो दोस्तों आप आने वाली फसलों को चुटकियों में याद कर लेंगे। मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक होती है इस आपकी फसलों की। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते चलें और समझते चलें चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे देर ना करते हुए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस प्रकार से। आप एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न जब पूछा जाएगा तो इस प्रकार से देखिए। 2 नंबर के प्रश्न हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, हम आपको बता देंगे। चलिए, धान की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। देखो बिंदु मैंने लगभग 10 से 12 बिंदु लिए हैं। आपके एग्जाम में 12 बिंदु नहीं पूछे जाएंगे, लगभग 4 बिंदु, आपके 5 बिंदु आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। अब 12 में से कोई सी भी 4-5 बिंदु आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो 12 ही बिंदु हम पढ़ लेते हैं, कोई सी भी मिल जाए आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और बहुत ईजी हैं दोस्तों। क्योंकि ईजी इसलिए है क्योंकि सभी खरीफ की फसलें हैं, चाहे आप धान ले लो, उड़द ले लो, मूंग ले लो, सोयाबीन हो या अरहर हो। समझ रहे ना बात को, सभी आपकी खरीफ ऋतु की हैं, तो सब में लगभग सेम चीज़ें जरूरत पड़ेगी। आगे हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट फसलों का, पहले धान को अच्छी प्रकार से आपको समझना होगा। चलिए, तो क्या क्या आपके पॉइंट रहेंगे देख लीजिए आप लोग बिंदुओं को। वनस्पति के नाम एवं कुल, उत्पत्ति स्थान, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, उन्नतशील किस्में, खाद्य एवं उर्वरक, बीज दर, बुवाई का समय, सिंचाई, कीट एवं रोग, उपज और आर्थिक महत्व। तो ये आपके 10 से 12 पॉइंट है। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, बीज उपचार, वो भी आपका एक पॉइंट रहता है। तो लगभग 12-13 जो आपके बिंदु हैं उनके बारे में आगे मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे, हम लोग वो समझते चलेंगे साथ साथ में। चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, वानस्पतिक नाम तो सबको पता है। धान की खेती का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा, ये तो सबको याद ही होगा। कुल की बात करें तो कुल है ग्रेमिनी या पोएसी। ग्रेमिनी इसका पुराना कुल है, नया कुल भी आ गया पोएसी। बहुत सारे छात्रों को याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो ध्यान रखें आप लोग, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पोएसी आपका ग्रेमिनी का दूसरा नाम है। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, दूसरा आपका जो नाम है, दूसरा बिंदु है वो है इंडिया, या आपका उत्पत्ति स्थान है, या इंडिया नहीं तो आपका दक्षिण पश्चिम एशिया भी आप लिखकर आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपके बिंदुओं की। नेक्स्ट है आपका भूमि। तो भूमि कैसी होनी चाहिए धान के लिए? पढ़िए अच्छी प्रकार से। धान के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, बिल्कुल धान को हम लोग किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन अच्छे जीवांश पदार्थ वाली, मतलब अच्छा उसमें क्या हो, कार्बनिक मैटर हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, वो आपका पदार्थ हो, जीवांश पदार्थ हो, तो चिकनी दोमट मिट्टी हो जिसका पीएच मान 4 से 6 के मध्य हो, वो धान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मतलब वहाँ पर हम धान को अच्छी प्रकार से उगा सकते हैं। याद रखें, चिकनी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम, पीएच मान याद रखना 4 से 6 के मध्य, यानी इसके लिए अम्लीय भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, चिकनी दोमट, चिकनी इसलिए क्योंकि आपको पता है खेत में पानी भरा रहना अति आवश्यक है। अगर चिकनी मिट्टी नहीं होगी तो पानी नीचे चला जाएगा, पानी भरा रहना चाहिए खेत में। धान के लिए पानी भरा रहना अति आवश्यक होता है, तो इसलिए चिकनी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, चलिए आपका भूमि की तैयारी भी देख लीजिए, कैसे हम भूमि की तैयारी करते हैं। 1 जुताई मिट्टी पलट हल से और 2-3 जुताई देसी हल से करें। फिर क्या करें, पाटा लगा लें। पाटा लगाना जानते होंगे आप लोग कि आपका जो कल्टीवेटर होता है उसके पीछे लकड़ी का जो बड़ा सा आपका पाटा लगा रहता है, उसे पाटा बोलते हैं। लगाकर खेत को क्या कर लें, समतल बना
लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको भूमि की तैयारी कर लेना है। और जैसे मान के चलिए आप तो पौध लगाते हो, ये तो जनरल वैसे आप सीड्रिल से बुआई करते हो, तब के लिए अगर मान के चलिए आप पौध लगाते हो तो पौध लगाने से पहले आपको भूमि की तैयारी अलग प्रकार से करनी होती है कि आप खेत में पानी भर दें और भरने के बाद पडलिंग की क्रिया की जाती है। कौन सी क्रिया की जाती है? पडलिंग। अच्छा, पडलिंग क्या होता है कि खेत में पानी भरा, पानी भरने के बाद उसमें ट्रैक्टर चलाया जाता है। ट्रैक्टर चलाने से क्यों ऐसा चलाया जाता है कि जिससे जो है खरपतवार नहीं उगते हैं, इसलिए पडलिंग की क्रिया की जाती है। ओके, तो आप इस प्रकार से धान की फसल को भूमि की तैयारी कर सकते हैं। चौथी है जलवायु। दोस्तों जलवायु, धान खरीफ की फसल है, सब जानते हैं धान कौन सी ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की फसल है। इसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी? गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर धान को आसानी से उगाया जा सकता है। याद रखना, जो भी खरीफ की फसल होगी उसके लिए जलवायु कैसी चाहिएगी? सभी के लिए गर्म एवं नम। तो अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहीं पे। दोस्तों देखो, भूमि पढ़ी हमने, भूमि की तैयारी और जलवायु, ये चीज़ें पढ़ी है ना। चाहे आप उड़द पढ़ लेना, चाहे आप मूंग, अरहर, सोयाबीन, कुछ भी पढ़ना, सबके लिए सेम रहेगा। ये सिर्फ अंतर कहाँ पर आ जाएगा? जैसे पीएच है तो पीएच थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। बाकी मिट्टी चिकनी की जगह आपकी बलुई दोमट आ जाएगी, बस इतना सा अंतर रहेगा। बाकी जलवायु, भूमि की तैयारी सेम रहेगी। टोटली अपन पढ़ेंगे, अभी आएगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि मूंग और उड़द, अरहर, सोयाबीन को किस प्रकार से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर आना। तो ये ट्रिक है, मतलब एक फसल को पढ़ना है, बाकी ऑटोमेटिकली सभी याद हो जाएंगे। समझे बात को? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी मेरी बात। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आगे नेक्स्ट बिंदु की। नेक्स्ट है उन्नतशील किस्में। बेटा ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। उन्नतशील वैरायटी सबकी अलग अलग होती हैं, है ना, क्योंकि धान की अलग होंगी आपकी, तो आपकी उड़द की अलग होंगी, मूंग की अलग होंगी, सोयाबीन की अलग होंगी। तो उसी प्रकार इनको तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखिए बहुत ईजी है, लड़कियों जैसे नाम है, जया, माधुरी, सीता। लड़कों के देख लो, नरेंद्र, गोविंद, रत्ना, क्रांति, कावेरी, साकेत। कुछ लड़कों के देख लो, कुछ लड़कियों के वही है ना, साकेत 4, IR 8, IR 36। तो कुछ कम से कम 5 वैरायटी तो आपको हर फसल की याद होना चाहिए जो आपके एग्जाम में लिखना हो। और वेरी इंपॉर्टेंट है, वैरायटियाँ पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग विशेष याद रखेंगे इनको। क्लियर? चलिए फिर बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो इसको समझने की आवश्यकता है। सभी फसलों में सेम रहने वाला है खाद एवं उर्वरक, चाहे मूंग हो चाहे उड़द हो, सिर्फ मात्राएं चेंज हो जाएंगी, बाकी लिखने का तरीका सेम रहेगा। और हमको यही सीखना है कि एग्जाम में हम किस प्रकार से फसलों को लिखेंगे, ये ज़रूरी है। देख लीजिए आप, धान के लिए 200 कुंटल गोबर की खाद बुवाई से 1 महीने खेत में डाल दें, क्योंकि 1 महीने पहले खेत में डाल दोगे तो वो अच्छी प्रकार से उसमें मिल जाएगी खेत में, इसलिए 1 महीने पहले खेत में डाल देते हैं। 200 कुंटल, 200 से 250 कुंटल सभी में डालते हैं, चाहे कोई फसल हो। आप लोग ध्यान रखना, गोबर की खाद, ठीक है। इसके लिए NPK की मात्रा देख लो, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय देते हैं, तथा शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 2 से 3 बार में बाद में छिड़क करके दे देना चाहिए। बिल्कुल यही तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा तरीका आपका सेम रहेगा सभी फसलों में। ये ट्रिक है आपको याद करने की फसलों की। एक फसल काम पूरी फसलों का, यानी 9 नंबर आपके पक जाएंगे अगर आपने जो मैं कह रहा हूँ उन चीज़ों को समझ। इसमें अंतर क्या रहेगा? सिर्फ जैसे इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास दे रखी है, बस ये चेंज हो जाएगी। इसकी जगह कुछ और आ जाएगा, जो होगा सो मैं आगे बताऊंगा आपको, जब भी आपको पढ़ाऊंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो बस अभी आप यहाँ पे देखते चलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको खाद उर्वरक भी अच्छी प्रकार समझ में आए। तरीका यही रहेगा, आधी मात्रा आपको नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस पोटास लेना है और बुवाई के समय खेत में डाल देना है। अब बची आधी मात्रा नाइट्रोजन की, तो उसको क्या करना है? 2-3 बार से फिर छिड़क करके आप खड़ी फसल में दे दीजिए, काम हो जाएगा आपका। सभी फसलों में यही किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका बीज दर। तो दोस्तों बीज दर तो सबकी अलग अलग होती है, ये थोड़ा सा अपन को याद करनी होती है। जैसे हम धान का छिड़कवा विधि से अगर बुवाई करें तो 120 से 150 किलोग्राम हमें धान की आवश्यकता होगी। सीड विधि से करें तो 100 से 120 किलोग्राम धान चाहिए, और रोपाई विधि से अगर हम करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको बीज की आवश्यकता होगी। 3 तरीके से हम इसकी बुवाई कर सकते हैं धान की, तो तीनों की मात्रा अलग अलग है,
थोड़ा सा आपको याद करने की इसको आवश्यकता पड़ेगी। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, याद करना है तो करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको याद करना है, जैसे बॉटनी करने में बीज दर है, पेराइटी है, तो इनमें कुछ समझाने वाली बात नहीं होती, सिर्फ याद करना है आपको, ठीक है ना। और याद करने का तरीका यही है कि इनको आप एक कॉपी या कागज़ पर लिखिए, कागज़ पर लिख कर और इनको चिपका दीजिए और उनको बार बार उन पर आप नज़र मारते रहिए, जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तरीका होता है याद करने का। बुवाई का समय, दोस्तों बुवाई का समय 15 जून से 15 जुलाई के मध्य आपकी धान की बुवाई की जाती है। दोस्तों धान ही नहीं, जितनी भी खरीफ की फसलें हैं सबकी बुवाई का समय सेम होता है, 15 जून से 15 जुलाई। इस पॉइंट को रट लो, क्योंकि बुवाई का समय अगर पूछा जाए, चाहे उड़द का पूछे, मूंग का पूछे, सोयाबीन का पूछे या धान का पूछे, सेम है, क्योंकि सभी खरीफ की फसलें, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बीज उपचार देख लीजिए, बीज उपचार भी सभी में सेम होने वाला है, अंतर आएगा मैं बता दूंगा कहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए धान के बीजों को उपचारित करने के लिए कैप्टान या थायराम फफूंदनाशी दवा, इनको तो आपको याद रखना है दवाओं के नाम, तो कैप्टान और थायराम 2 दवा याद कर लो, काफ़ी हैं। दवा का प्रयोग करते हैं, करते कैसे हैं वो देख लीजिए कि बीजों को उपचारित करने के लिए हम लोग 2 से 3 ग्राम तो दवा लीजिए और प्रति किलोग्राम बीज, मतलब 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से हम उसको उपचारित कर लेते हैं। 2-3 ग्राम दवा से 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करते हैं। मान के चलिए हमारे पास 100 किलोग्राम बीज है तो कितनी दवा लगेगी, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 1 किलोग्राम के लिए 2-3 ग्राम दवा चाहिए, तो 100 किलोग्राम बीज के लिए कितनी दवा चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, आपको वैसे ऐसे ही लिख देना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर। चलिए सिंचाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिंचाई सभी में सेम होने वाली है, खरीफ की फसल है ना, इसलिए देखो पढ़िए, धान की फसल खरीफ ऋतु की फसल है, सब जानते हैं, इसको सिंचाई की आवश्यकता होती ही नहीं है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि भैया खरीफ की फसल तो जून जुलाई में होती है, अगस्त तक, अब सितंबर तक, अक्टूबर तक चलती है। उस समय क्या होती है, बारिश होती है। जब बारिश होती है तो पानी की आवश्यकता होगी क्या, सिंचाई करने की आवश्यकता, कहाँ से, सिंचाई तो करता ही नहीं है कोई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लंबा सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ जाए तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देना चाहिए, समझे बात को। तो ध्यान रखना, आपकी जो भी खरीफ की फसल आएगी, चाहे आपकी सोयाबीन हो, चाहे उड़द हो, मूंग, कुछ भी है, उनके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी, यही लिखना है, सेम टू सेम लिखना है आपको कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि यह खरीफ की फसल है, ठीक है ना, क्योंकि बारिश हो जाती है इसलिए। और मान के चलिए कभी कभी सूखा पड़ जाए तो आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत पड़े उतनी सिंचाई कर देना चाहिए। क्लियर, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि एक फसल से सभी आगे वाली फसलें क्लियर हो रही हैं कि सेम लिखना है आपको, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। लिखने का तरीका सीख लो बेटा, यहीं से आपको लिखने का यही तरीका, आपकी लैंग्वेज में मैंने आपकी पूरा वीडियो बनाया है, कोई आपकी उल्टा सीधा किताब की भाषा मैंने दी ही नहीं है, क्योंकि किताब की भाषा में बच्चे उलझ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने बहुत सिंपल भाषा में ये वीडियो बनाया है आपके फसलों का। बहुत ईजी होती हैं बेटा फसलें, बस ईमानदारी से आप इनको समझते चलिए कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। क्लियर। चलिए कीट देख लो, रोग। कीट में दोस्तों तना छेदक लगता है, तने को छेदने वाला, गंदी बग है आपका, आर्मी बॉम, दीमक, ये आपके क्या हैं, ये धान में लगने वाले प्रमुख कीट हैं, ठीक है ना। गंदी बग और आर्मी बॉम इसके स्पेशल कीट हैं। बाकी तना छेदक तो और भी फसलों में लगता है, लेकिन गंदी बग और आर्मी बॉम में ना सिर्फ धान की फसल में लगते हैं, और कोई सी फसल में ये नहीं आपके अटैक करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इनको याद रखेंगे। अच्छा ये तो कीट हो गए, अब इनका नियंत्रण कैसे करना है, तो दोस्तों कोई भी कीट हो उनका नियंत्रण इंडोसल्फान। अब वो सारे छात्र कह रहे हैं सर इंडोसल्फान, डीडीटी ये तो बंद ही हो गई, फिर हम क्यों लिखें, भैया बंद हो गई तो हो जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपन को, तो अपनी तो किताबों में ए ही लिख रहा है, क्योंकि हमारी किताबें कब की चल रही हैं, 20 साल पुरानी किताबें चल रही हैं, तो आपको कुछ नया नहीं लिखना है, आपको तो यही लिख देना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और यही सभी किताबों में मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान रखें आप लोग। इंडोसल्फान 35cc या डीडीटी या चाहे BHC लिख दो, हेप्टाक्लोर भी लिख दो, तो इनकी मात्रा का आपको प्रयोग करना है। देखो कैसे करना है वो देख लीजिए। दवाइयों की मात्रा आपको लेनी है कितनी, 1 से 1.25 लीटर मात्रा, और पानी 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लीजिए कोई भी दवा इनमें से एक लेकर के, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर देना चाहिए। कोई भी कीट है उसका काम खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है सभी दवाओं के नाम लिखे, वो तो मैंने आपको इसलिए लिख दिया है या लगा करके कि आप कहीं एक आध दवा भूल जाएं, तो एक दवा का नाम तो कम से कम आपको
याद बना रहा है। इनमें से कोई सी भी एक दवा लेकर के क्या करें, मात्रा दवा की लेना है आपको 1 से 1.25 लीटर, कई बार 1 से 1.5 लीटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 लीटर भी ले लीजिए आप लोग। और पानी कितना लेना है, 800 से 1000 लीटर। घोलिए दवा को और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 हेक्टेयर में आपको छिड़काव कर देना है। उम्मीद करता हूं कीट अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में सेम होना है, ये ऐसा कैसा, क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे रोगों की। दोस्तों रोग हैं, रोग तो देखो भैया सबके अलग अलग होंगे। कीट रोग एक इंपॉर्टेंट बिंदु होता है इसका, तो रोग इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग विशेष याद रखेंगे, क्योंकि सब में अलग अलग रोग लगते हैं। वैसे दलहनी फसलें आगे आएंगी ना आपकी, तो उनमें तो सेम है, उनमें तो और मजा आएगा, क्योंकि सेम ही कीट लगते हैं, किसी में अलग नहीं हो। सिर्फ धान की फसल आपकी ग्रेमनी कुल की है, इसलिए इसमें थोड़े से अलग के रोग और कीट हैं, ठीक है। चलिए झुलसा सबसे पहले, तो झुलसा रोग यह रोग पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, याद रखना इस पॉइंट को, पायरिकुलेरिया ओराइजी कवक फंगस के द्वारा फैलता है, क्लियर। इस रोग के कारण क्या होता है, धान की फसल झुलस करके नष्ट हो जाती है। क्या होता है इस रोग में कि धान की जो फसल होती है वो झुलस करके नष्ट हो जाती है। चलो नियंत्रण नीचे ही करवाया, इकट्ठा नियंत्रण करवाया मैंने, आगे पढ़ते चलिए। दूसरा रोग है ब्राउन स्पॉट, इसको हिंदी में भूरा धब्बा कहते हैं। दोस्तों यह रोग कवक के कारण फैलता है। ये भी रोग किसके कारण फैलता है, यह भी कवक के कारण फैलता है। क्या हो जाता है इसके कारण, इसके कारण धान की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, ये ब्राउन स्पॉट हो गया। तीसरा देख लीजिए आप, धान का कंडुआ, तो यह रोग धान में ये भी कवक के कारण, तीनों कवक के कारण फैल रहे हैं, इसलिए मैंने नियंत्रण एक जगह ही करा दिया। क्योंकि जितने भी फफूंद से और कवक से होने वाले रोग, फफूंद का हो या कवक का हो या फंगस का हो, एक ही चीज है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। कवक का हो या फफूंद भी कह सकते हो आप, या उसको फंगस इंग्लिश में भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है कंडुआ में, दोस्तों कंडुआ में जो धान की बाली होती है ना, उन बालियों में दाने की जगह काला चूर्ण भर जाता है, ये कंडुआ की पहचान है, ठीक है ना। तो ये नुकसान करता है इस तरीके से। अच्छा भैया, तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, सुन लीजिए आप लोग, नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इन रोगों के नियंत्रण के लिए डाइथेन Z78 या डाइथेन M45 दो दवा रट लीजिए भैया, कुछ भी नहीं लिखना एग्जाम में, इन दो दवाओं को याद कर लीजिए। कोई भी फफूंद वाला रोग आ जाए, इनका ही कर दो छिड़काव, आंखें बंद करके आपका काम हो जाएगा। वैसे तो आपको मार्केट में हजारों प्रकार की दवा मिल जाएंगी फफूंदनाशी, लेकिन हमें क्या लेना देना उनसे, हमें तो लेना देना हमारे एग्जाम से। तो इसलिए आप लोग इन दो दवाओं के नाम याद रखें, इन फफूंदनाशी दवा का छिड़काव कर दें। कोई भी कवक जनित बीमारी आए आपके एग्जाम, किसी भी फसल से रिलेटेड हो, आप लोग अपना काम करके चुपचाप निकल लेना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 3 रोग हो गए। चौथा रोग है दोस्तों इसमें धान का खैरा रोग, ये इंपोर्टेंट रोग है क्योंकि अलग से किया है इसको मैंने। यह रोग धान में जिंक की कमी से होता है। कैसे होता है ये, जिंक यानी जस्ता, उसकी कमी से हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, पौधे की पत्तियां और नर्सरी अवस्था में, कौन सी अवस्था में, नर्सरी, जब छोटे छोटे आपके पौधे रहते हैं ना धान के, उस समय क्या होता है, धान की पत्तियां पीली पड़ जाती। क्यों, क्योंकि जिंक की कमी हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, तो इसके नियंत्रण तो यही है कि 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट आपका प्रयोग करना चाहिए, का उपयोग कर सकते हैं आप लोग, क्लियर। जिंक सल्फेट जो आपका आता है उसका आप प्रयोग कर दो, ठीक है ना। 25 किलो प्रति हेक्टेयर, ओके। 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर बराबर कितना बीघा, 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा, ये आप लोग याद रखें, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं उपज की। तो दोस्तों 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा उन्नतशील जाति अगर बो रहे हो तो 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ उपज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो उपज भी जनरली याद करने की चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट है आपका आर्थिक महत्व, यानी लास्ट पॉइंट है आपका आर्थिक महत्व। सब जानते हैं आर्थिक महत्व का मतलब कि जो आपका धान है वो क्या काम आता है, उसका क्या उपयोग है, वही अपन को आर्थिक महत्व में लिखना होता है। देखिए आप लोग कि चावल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सब जानते हैं कि चावल को हम खाते हैं, पूरी इंडिया का पूरी दुनिया चावल का उपयोग करती है, तो सब जानते हैं भोजन के रूप में करते हैं। दूसरा देख लीजिए इसमें क्या पाया जाता है, सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और भी खनिज लवण, प्रोटीन 6 से 7%, थोड़ी सी वसा 1.5-2%, तो ये सब चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको, है ना। तो ये आपको लिखना होता है। बाकी इसका पुआल जानते हो आप लोग,
कि आपका पुआल का मतलब होता है आप उसके दानों को निकाल लीजिए, बाकी जो बचा हुआ है आपका पूरा उसे कहते हैं पुआल। तो पुआल का उपयोग पशुओं के लिए, पशु खाते तो नहीं है, ठीक है, फिर कह दिया उन्होंने, तो पशुओं के लिए करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांच के बर्तनों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, आपने देखा है कांच के बर्तन जो रखे आते हैं ना, उसमें वो घास लगी रहती है, तो वो घास जो रहती है ना, वो यही है, वो पुआल है धान का। ये बात आप लोग याद रखें। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आर्थिक महत्व भी आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों अगर आपने धान की फसल पढ़ ली है तो मैं आने वाली जो वीडियो है और फसलों की, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, क्योंकि पूरी फसलें सेम टू सेम होंगी। अंतर सिर्फ आपके पॉइंटों का होगा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, जैसे बीज दर में अंतर होगा, थोड़ा सा आपकी जातियों में तो अंतर होगा, बॉटनिकल नेम थोड़ा सा अलग होगा, बाकी चाहे भूमि हो, जलवायु, सिंचाई, बुवाई का समय, बीज उपचार, लगभग पूरा सेम होगा। फिर देखिए आप कहेंगे कि वाह सर कैसे वीडियो आपने बनाया, मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा। बस आप लोग जो है ना अच्छी प्रकार से धान को पढ़ लो लास्ट तक, देखो फिर कैसे मज़ा। आपको अगर समझ में ना आए तो एक बार और घुमा देना वीडियो को, दोबारा देख लेना। अपनी घर की खेती है वो तो कभी भी देख लो, है ना, डाउनलोड कर लिया करो, ज़्यादा नेट की प्रॉब्लम हो तो आपको डाउनलोड करके रख लिए और फिर जब चाहा जब उसको देख लिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। शेयर जरूर मार दें सभी दोस्तों, ठीक है।